अच्छा, अब इस सवाल में ये समर 2009 का क्वेश्चन 3 है बीएफडी का। इस सवाल को थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। एमएफए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 सवालात मैंने आप लोगों को जो है वो आज भेजे हैं, जिसमें से एक मैं करवा रहा हूँ और 2 के वीडियो सॉल्यूशंस और पीडीएफ सॉल्यूशंस आप लोगों को दे दूंगा। इस सवाल में लिखा हुआ क्या है भाई? इस सवाल में लिखता है कि DEF सिक्योरिटीज लिमिटेड, DEF इज अ मीडियम साइज्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी। During the month of Feb 2009, the research department of DEF forecasted an increase in oil prices by June 2009, which would have a positive impact on the share prices of oil marketing companies and a negative impact on the share prices of power generation companies. DEF के नाम से एक कंपनी है, और ये जो DEF के नाम से कंपनी है ना, इस कंपनी ने ये देखा कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं आने वाले दिनों में, उसमें इजाफा हो सकता है या होने वाला है। ठीक है। और ऑयल की प्राइसेस में इजाफा होगा तो उन कंपनीज की प्राइसेस ऊपर जाएंगी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो ऑयल बेचती हैं। और जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, यानी कि जो ऑयल से पावर जनरेट करती हैं, उनकी जो शेयर प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। बेस्ड ऑन दिस रिसर्च, द कंपनी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन 1 अप्रैल 2009। इसी बुनियाद पर, इसी चीज़ को बेसिस बनाकर 1 अप्रैल को कुछ ट्रांजैक्शंस हुई। नंबर 1 क्या है? परचेस्ड a 3 month American call option of 100,000 shares of Silver Petroleum Limited (SPL), an oil marketing company, at rupees 3 per share. The exercise price is rupees 155 per share. पहली जो ट्रांजैक्शन है ना, वो है आपके अमेरिकन कॉल ऑप्शंस। अब यहां पर बात यह आती है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन होता है ऑप्शन टू बाय। तो कंपनी कॉल ऑप्शन के लिए क्यों जा रही है? कंपनी ने जो है ना, किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के कॉल ऑप्शंस खरीद लिए। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाय। एक्चुअली कंपनी ने ये सोचा होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, उनकी जो क्योंकि ऑयल महंगा हो रहा, तो उनके जो शेयर्स की प्राइस है वो ऊपर जाएगी। ये मार्केट से सस्ते दामों में कॉल करेंगे, कॉल इज एन ऑप्शन टू बाय, और मार्केट में महंगे दामों बेचकर इस पर गेन हासिल कर लेंगे। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाय। अच्छा, 100,000 शेयर्स के लिए ये ऑप्शंस थे। एट रुपीज 3 जो लिखा हुआ है ना, वो शेयर प्रीमियम, वो प्रीमियम है। ठीक है, प्रीमियम है रुपीज 3 पर शेयर। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम एक चार्ज होता है जो आप पे करते हो ताकि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सको, अगर आप चाहो तो। एक्सरसाइज प्राइस का दूसरा नाम होता है स्ट्राइक प्राइस। एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस रुपीज 155 है। इसका मतलब क्या है? एक्सरसाइज प्राइस जो है वो रुपीज़ 155 पर शेयर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँगा तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर रुपीज़ 155 में इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर्स को बाजार से खरीद दूंगा। ठीक है। अच्छा, अमेरिकन ऑप्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस वो होते हैं जो आने वाले, अगर ये 3 महीने का ऑप्शन है ना, तो ऐसा नहीं है कि तीसरे महीने के आखिर में जाकर इसको एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि आने वाले 3 महीनों में, शायद 2 दिन बाद, शायद 3 दिन बाद, शायद 5 दिन बाद, शायद 10 दिन बाद, चाहे 90 दिन बाद, 85 डेज बाद, 70 डेज बाद, कभी भी मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस वो होते हैं जिसके साथ आप ये लिख सकते हो, कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये अमेरिकन ऑप्शन है ना। ठीक है। उसके बाद क्या है? परचेज 3 मंथ्स यूरोपियन पुट ऑप्शन। अच्छा, अब दूसरे जो ऑप्शंस में हम लोग एंटर में हैं वो है आपके यूरोपियन पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन होता है ऑप्शन टू सेल। यानी कि आपने एक और ऑप्शंस खरीदे हैं जिसमें आप ये कह रहे हो कि अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं XYZ चीज़ जो है वो बेचूंगा,
purchased a 3 months European put options of 5 million shares of Diamond Electric Supply Corporation Limited Disc, a power generation company at ₹0.5 per share. ये प्रीमियम है जो मैंने पे किया है. द एक्सरसाइज प्राइस इज 3.5 पर शेयर. यानी कि अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं 3.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डायमंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर्स किसी को भी बेच सकता हूं जिसने ऑप्शन खरीदा है, जिसने ऑप्शन बेचा है, सॉरी. अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि यहाँ पर ये जो डायमंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, इसके पुट ऑप्शंस क्यों लिए हमने? हमने इसके पुट ऑप्शंस इसलिए लिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, और जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो पावर जनरेशन महंगी हो जाएगी, पावर जनरेशन महंगी हो जाएगी तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो डेस्क जो कंपनी है उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो शेयर की प्राइसेस कम हो जाएंगी. तो मैं ये सोच रहा हूँगा कि मैं ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदूं सस्ते में, क्योंकि शेयर्स तो सस्ते हो जाएंगे, और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए ये शेयर्स महंगे दामों में लोगों को बेच दूं. ठीक है. तो दोनों की आपको लॉजिक पता होनी चाहिए. अब यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस है ना, ये यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस है. इसका क्या मतलब होता है? सॉरी. यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि अगर ये 3 मंथ्स यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है, और लेट्स एज्यूम कि आज 1 जनवरी है या आज 1 अप्रैल है ना, जैसे लिखा हुआ है, तो ये अप्रैल, मई, जून, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून गुजर गया, 1 जुलाई वाले दिन ही मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं. यानी कि जो आपके यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस होते हैं ना, उसके साथ आप लिख सकते हो कैन बी एक्सरसाइज्ड एट लास्ट डेट ओनली. यूरोपियन ऑप्शंस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन ही एक्सरसाइज हो सकते हैं, बस. ठीक है जी. अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ ऑयल एक्चुअली इंक्रीज्ड ऑन 21 मई 2009, जब 21 मई वाले दिन ऑयल महंगा हुआ, DESC revised its power tariff upwards while due to tough competition SPL's margin are expected to decline. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी चीज़ें वैसी नहीं हुई. जब ऑयल महंगा हुआ तो जो पावर जनरेशन कंपनी थी उसकी कॉस्ट तो बढ़ी होगी, साथ में उसने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दी. यानी कि जो बर्डन था वो कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर दिया. अब उसकी कॉस्ट बढ़ने से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसके प्रॉफिट्स कम नहीं हुए. जितने से कॉस्ट बढ़ी, 3 रुपए से कॉस्ट बढ़ी, 3 रुपए उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी. दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑयल वाली कंपनी थी उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो उसके मार्जिन जो है ना वो एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, यानी कि कम हो गए. दूसरे लोग मे बी सस्ते में ऑयल बेच रहे होंगे, या उन्होंने अपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं करी, या कोई भी रीज़न है, यानी कि चीज़ें एज पर माई एक्सपेक्टेशन नहीं गई. फिर लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द कंपनी फील्स दैट इट इज नाउ एडवाइजेबल टू रिकंसिडर सच ए सिचुएशन. ये जो इन्होंने एक तौर तरीका सोचा हुआ था कि हम जो है वो जो ऑयल वाली कंपनी है उसके कॉल ऑप्शंस में चले जाएं, हम सस्ते दामों खरीद कर बाजार में महंगे दामों बेच देंगे, और जो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है उसके पुट ऑप्शंस में चले जाएं, बाजार से हम सस्ते दामों खरीद कर और ऑप्शंस एक्सरसाइज करते हुए महंगे दामों बेच देंगे. कंपनी अब ये सोच रही है कि इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा, ये तो कोई मसला हो गया, ये तो कोई गड़बड़ कर दी हमने. ठीक है. फिर लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट द कंपनी फील्स दैट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिकंसिडर सच सिचुएशन. While evaluating various options, the management has gathered the following information. मैनेजमेंट के पास कुछ ये वाली इंफॉर्मेशन है. As of 1st June 2009, the ready market price per share and 1 month future price per share were as follows. अच्छा, April 1 अभी थी तो अप्रैल गुजरा, मई गुजरा और जून गुजरा, तो जुलाई की पहली वाले दिन जो है वो ये वाले ऑप्शंस एक्सरसाइज होने चाहिए, लेकिन डिटेल्स को जिस तरह से दी हुई हैं. 2 में लिखा हुआ है DEF कैन ऑब्टेन दी फाइनेंस एट द रेट ऑफ काइबोर प्लस 2%. प्रेजेंटली द रेट ऑफ काइबोर इज 12.5%. ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इममटीरियल. ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इममटीरियल है.
यानी कि आप उसको कंसिडर ना करें। रिक्वायरमेंट में लिखता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिकमेंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू द मैनेजमेंट, 12 मार्क्स। अब यहाँ पर क्योंकि मैं ये सवाल पहले जाहिर है देख चुका हूँ करवा चुका हूँ, तो आसान ट्रीटमेंट जो है ना वो DESC की है। ये जो यूरोपियन पुट ऑप्शन है ना, इसकी ट्रीटमेंट आसान है, तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, हमें मैनेजमेंट को ये रिकमेंड करना है कि क्या हमें ऑप्शंस एक्सरसाइज करने चाहिए या ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई DESC के साथ क्या होगा। ठीक है, हम ये देखते हैं कि DESC के साथ क्या होगा। देखिए DESC जो है ना, उसके लिए आपके पास 5 मिलियन शेयर्स के ऑप्शन है, 5 मिलियन शेयर्स के ऑप्शन है, और लिखा हुआ ये है कि आपने 0.5 का प्रीमियम दिया। प्रीमियम तो आपने दे दिया, प्रीमियम तो नॉन रिफंडेबल होता है, प्रीमियम तो आप पे कर ही देते हो, प्रीमियम जो है वो कभी भी रिफंड नहीं होता है, प्रीमियम कभी भी आपको वापस नहीं मिलता है, प्रीमियम के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, प्रीमियम तो गया। साथ में ये जो लिखा हुआ है ना, द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹3.5 पर शेयर, इसका मतलब ये है कि मैं बाजार से DESC कंपनी के शेयर्स खरीद कर ₹3.5 में बेच सकता हूँ। मैं बाजार से DESC कंपनी के शेयर ₹3.5 में खरीद कर, सॉरी, बाजार से खरीद कर ₹3.5 में बेच सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन टू सेल है, मेरे पास पुट ऑप्शन है, और पुट ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस है, पुट ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 3.5 है। और पुट ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस 3.5 होने का मतलब ये है कि मैं बाजार से खरीदूं और मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए ये चीज़ 3.5 में बेच दूं। अब देखिए मेरे लिए फायदेमंद तब होता है ये, जब बाजार में ये चीज़ ₹3, ₹2.5, ₹2.25, ₹3.25, ₹3.4, ₹1.5, ₹2 की मिल रही होती। अगर ये चीज़ बाजार में मुझे ₹2, ₹2.5, ₹2.75, ₹3.2 की मिल रही होती, अगर मुझे ये चीज़ इतने की मिल रही होती, तो फिर तो ठीक था, मैं बाजार से खरीदता और बाजार से खरीद कर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए 3.5 में बेच देता। मिसाल के तौर पे बाजार में ये चीज़ 3 की मिलती, तो मैं 3 की बाजार से खरीदता, 3.5 की बेचता। 5 मिलियन शेयर्स है तो 5 मिलियन शेयर्स ₹3 के हिसाब से खरीदता और 5 मिलियन शेयर्स ₹3.5 के हिसाब से बेच देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो दो सिचुएशंस दी हुई हैं उसमें 1 जून वाले दिन का, एक तो आपको डेस्क का रेडी मार्केट प्राइस बताया हुआ है, यानी कि स्पॉट प्राइस बताई हुई है कि 1 जून वाले दिन डेस्क के शेयर्स 4.25 के हैं, और 1 मंथ फ्यूचर प्राइसेस, 1 महीने बाद के अगर फ्यूचर डील्स में जाते हो तो ₹4.35 के हैं। यानी कि अगर मैं चलो 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ 1 जून को, तो 1 जुलाई को जिस दिन ये ऑप्शन मुझे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि इस पुट ऑप्शन की एक्सरसाइज क्या है, यूरोपियन पुट ऑप्शन है, यानी कि ये 1 जुलाई 2009 को इसके 3 महीने पूरे होते हैं। 1 जुलाई 2009 को इसके 3 महीने पूरे होते हैं, अप्रैल मई और जून पूरा हुआ तो 1 जुलाई 2009 आ गई। 1 जुलाई 2009 को मैं मार्केट से 4.35 का खरीदूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 जून को एक 1 मंथ का फ्यूचर प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ, तो 1 जुलाई को मेरे पास जो है वो 4.35 के हिसाब से ये शेयर्स अवेलेबल होंगे और मैं इसको 3.5 पर बेचूं। लेकिन ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए क्योंकि महंगे में लेकर सस्ते में बेचने से कोई फायदा नहीं होगा। तो DESC के लिए क्या करना होगा, लेट द ऑप्शन लैप्स, बिकॉज ऑप्शन एक्सरसाइज कर कर नुकसान ही होना है, कोई फायदा नहीं होना। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे SPL वाले शेयर्स की तरफ। SPL की बात करते हैं। ठीक है, SPL की अगर बात करते हैं तो ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाय, और इसकी जो स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है वो 155 दी हुई है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस अगर 155 दी हुई है और ये अगर कॉल ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए ये 155 में खरीद सकता हूँ। मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए ये 155 में खरीद सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। दूसरा ये अमेरिकन ऑप्शन है, तो इसका मतलब अगर ये 1 अप्रैल को साइन हुआ है तो 1 अप्रैल से 3 महीने 1 जुलाई होते हैं,
अप्रैल मई जून की किसी भी डेट को, अप्रैल मई और जून की किसी भी डेट को मैं ये काम कर सकता हूं। तो अगर मैं अप्रैल मई और जून की किसी भी डेट को ऐसा काम कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा? लेट से अगर मैं 1 जून को ये काम कर लूं, 1 जून को मैं बाजार से खरीदूं, 1 जून से मैं बाजार से खरीदूं और बेचा करूं, ठीक है, सॉरी, 1 जून वाले दिन मैं ऑप्शंस एक्सरसाइज कर कर खरीदूं, कॉल ऑप्शन है ना, 155 में खरीदूं और बाजार में बेचूं। तो 1 जून वाले दिन ये शेयर बाजार में 170 का बिकता है। इसका मतलब पर शेयर गेन क्या होगा? कॉल ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन टू बाई, मैंने 155 का खरीदा और 170 में बेचा। कॉल ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन टू बाई, मैंने 155 में खरीदा और ओपन मार्केट में 170 में बेच दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 15 रुपए का एक शेयर पर गेन होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो है 1 लाख। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इतना गेन होगा। क्या ये बात समझ में आती है? एक शेयर पर 15 का गेन होगा, एक शेयर पर 15 का गेन होगा और 1 मिलियन शेयर्स पर 1.5 मिलियन का गेन होगा। अगर मैं 1 जून 2009 वाले दिन अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूं, कॉल ऑप्शन का मतलब है ऑप्शन टू बाय, 155 में ये चीज़ खरीदूं और ओपन मार्केट का इसका रेट 170 है तो 170 में मैं ओपन मार्केट में इसको बेच दूं तो मुझे 1.5 मिलियन का गेन होगा। किस दिन ये गेन होगा? 1 जून 2009 वाले दिन। ठीक है, 1 जून 2009 वाले दिन मुझे 1.5 मिलियन का गेन होगा। क्योंकि ये अमेरिकन ऑप्शन है तो मुझे 3 महीने पूरा रुकने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल और मई गुजरा, 1 जून आई, 2 महीने ही गुजरे हैं, फिर भी मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता हूं। ठीक है, अगर ऐसा करूंगा तो मुझे 1.5 मिलियन का गेन होगा और ये गेन जो है वो 1 जून वाले दिन हो रहा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूं मैं? दूसरी चीज़ मैं ये कर सकता हूं कि मैं 1 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं और उसके हिसाब से ये चीज फिर 173 की बिकेगी, लेकिन इसकी डेट हो जाएगी 1 जुलाई 2009। तो अब मुझे कितना गेन होगा? अब जो मुझे गेन होगा वो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि मुझे 18 का गेन होगा। ठीक है, अब अगर मुझे जो गेन होगा ना वो मुझे 18 का गेन होगा। ठीक है, 18 का गेन किस केस में होगा? 18 का गेन उस केस में होगा कि मैं 173 जो है 173 जो है 155 का खरीद कर और 173 का बेचूं, 155 का खरीद कर और 173 का बेचूं। 1 जून वाले दिन मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं, उसके हिसाब से मुझे 173 में 1 जुलाई को ये मिलेगा और मैं 155 का खरीद कर 173 में बेच दूंगा, 18 का एक शेयर पर गेन होगा। अगेन 1 मिलियन शेयर्स होंगे, 1 मिलियन शेयर्स होंगे तो टोटल गेन जो है वो 1.8 मिलियन का होगा। ये मैं दूसरा काम कर सकता हूं। अब यहां पर एक और बात जो आपने कंसिडर करनी है ना वो ये है कि ये दोनों अमाउंट्स कंपेरेबल नहीं है। ऑल्दो ये दोनों गेन्स ही हैं, ऑल्दो ये दोनों गेन है, लेकिन ये वाला गेन किस दिन का गेन है? 1 जुलाई 2009 वाला गेन है। जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है ना आपस में, जब हमें दो चीजों को आपस में कंपेयर करना होता है, दो गेन की वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तो उनको किसी एक ही दिन लेकर आते हैं। यानी कि अगर ये 1.5 मिलियन का गेन 1 जून को है और ये 1.8 मिलियन का गेन 1 जुलाई को है तो इसको डिस्काउंट कर देते हैं 1 महीना, ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। सो मैं डिस्काउंटिंग कैसे करूंगा? पी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस RT। ये एस है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। आर कितना होगा? काइबोर प्लस 2%, काइबोर 12.5% है, 12.5 प्लस 2 कितना होता है? 14.5%, इंटू 1/12। 1/12 क्यों 1/12? इसलिए क्योंकि हम वैल्यू को 1 महीना पीछे लेकर आ रहे हैं। क्यों 1 महीना पीछे लेकर आ रहे हैं? ताकि दो गेन्स सेम डेट पर कंपेयर हो सकें। अगर गेन होते हैं लेकिन एक गेन 1 जून को है, दूसरा गेन 1 जुलाई को है, तो इन दोनों का कंपैरिजन वैलिड नहीं है। हमें अगर डिस्काउंटिंग का कंपाउंडिंग का रेट दिया हुआ है तो उनको एक दिन पे लाके कंपेयर करना होता है कि क्या बेहतर है। तो अगर मैं इसको P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस RT के हिसाब से
एक महीना पीछे ले आता हूं तो ये 1778,509.67 बनता है, जो कि 1.5 मिलियन से बेहतर है। लिहाजा करना क्या होगा? लिहाजा करना ये होगा कि हम एसपीएल के ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे 1 जुलाई वाले दिन, 1.55 में खरीदेंगे कॉल ऑप्शंस के जरिए और 173 में बेचेंगे। डीईएस को हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि डीईएस जो है उसके लिए उसके जो पुट प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस जो है पुट ऑप्शंस की, वो 3.5 है, मगर मार्केट से वो इससे ज़्यादा महंगे में हासिल हो रहा है या मिल रहा है।